नमस्कार देशवासियों, आज मैं जौनपुर ज़िले के दीवानी कचहरी के बगल में कुछ हमारे यहाँ के सीनियर अधिवक्ताओं के साथ बैठा हुआ हूँ और यहाँ कुछ अच्छी चर्चा चल पड़ी है कि मान्यवर कांशीराम जब चले तो साइकिल लेकर के समाज को जगाने चल पड़ी। बाबा साहब ने भी कई तरह के छोटे छोटे एंगल बना करके समाज को एजुकेट किया और समाज जब चलने लगा तो परिवर्तन भी आने लग गया। क्या आज के मौजूदा चुनाव के अंदर जो 2024 में हो रहा है, ये देश की पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं या देश की जनता भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई है? हम इस सवाल पर अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पास आपको ले चलता हूं और उनकी राय जानना चाहता हूं। अपना परिचय देते हुए सर। मेरा नाम रंजीत यादव है, सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। सर, जो चुनाव मेन मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये मेन चुनाव होना चाहिए। पर वर्तमान सरकार केवल धर्म, कभी मंदिर नीचे मज़ार मिल जा रहा है, बस इसी पे इनका एजेंडा है। हिंदू मुस्लिम, मटन मछली, इनका यही इशू है। कोई डेवलपमेंट का तो कोई इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं कि डेवलपमेंट कहाँ कैसे क्या होगा। इन्होंने 10 साल में कोई क्या कार्य किया, इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। किसी भी कोई भाजपा किसी भी रैली में कोई चर्चा नहीं है। आज पूरा समाज परेशान है महंगाई से। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। क्या सचमुच में जनता महंगाई और देश की समस्याओं को जानती है, परेशान है? मैं ललन पाल, एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर। ये सत्य है कि इस समय जनता जो है महंगाई से, बेरोजगारी से बहुत परेशान है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए सरकार की वो बहुत कम है। तो क्या चुनाव पार्टियां लड़ रही हैं कि जनता लड़ने को तैयार है? जनता चुनाव लड़ने को तैयार है। क्या आपको एहसास होता है? एकदम एहसास होता है। गाँव में आप कितना गए हैं? गांव के मैं मूल निवासी हूं, मैं पवारा रहने वाला हूं, गांव में ही हूँ, मेरा मकान है। पाल समाज में क्या चेतना है? एकदम इस समय वो हमारे साथ पीडीए के साथ हैं। पीडीए माने क्या होता है? ज़्यादातर जो हमारा गठबंधन है, पीडीए माने क्या होता है? जो हमने गठबंधन किया है उसके साथ, पिछड़ा दलित के साथ। क्योंकि हमारा समाज जो अनपढ़ है वो नहीं जानता पीडीए क्या होता है। सर, अपना परिचय देते हुए। हमें लोग विजय यादव के नाम से जानते हैं। सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हूँ। और इस समय जो है कि जो बेरोज़गारी, पढ़े लिखे बेरोज़गार टहल रहे हैं, उनके आयु जो है कि ख़त्म हो रही है, पर्चे लीक हो रहे हैं, गार्जियन परेशान हैं, यही सब सारी समस्या क्या पढ़े लिखे जो बेरोज़गार हैं वो गांव में जा कर के लोगों को एजुकेट कर रहे हैं? नहीं। क्यों अपने रोज़गार की तलाश में हैं? और आज वर्तमान में जो फैसला देने का समय आया है जनतंत्र में, लोकतंत्र के जज भी हैं वो, तो क्या वो गांव में जाके समझा रहे हैं जनता को? नहीं। तो कैसे परिवर्तन होगा? परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा जो है कि। सर, परिचय के साथ। मैं रण बहादुर यादव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर। आज ये 2024 का जो चुनाव हो रहा है, इसका मुख्य मुद्दा ये है कि वर्तमान समय में महंगाई, बेरोजगारी और उसके साथ साथ देश में जो शिक्षाएं महंग हो चुकी है, शिक्षा सबसे ज़बरदस्त, आने वाले युवा पीढ़ी का भविष्य जो है अंधकार की तरफ जा रहा है। महंगाई की बात हम कर रहे हैं। मुझे ये याद है सन 2014 के पूर्व मैं सोने की बात कर रहा हूँ और चांदी की बात कर रहा हूँ, जब 10 ग्राम जो है उस समय 24 और 25 हज़ार रुपये का 10 ग्राम था। आज वर्तमान समय में 75 और 76 हज़ार रुपये का 10 ग्राम मिल रहा है। क्या आप ये समझ रहे हैं? और इसके बाद बेरोजगारी की बात मैं कर रहा हूँ। बेरोजगारी इतना हद तक पहुँच चुकी है, परिवार के गार्जियन माँ और बाप किस ढंग से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर जब परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जिस बच्चे का जो है उम्र क्रॉस कर जाएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रतियोगिता परीक्षा के देने के समय पर जब वो क्रॉस कर जाएगा उम्र, तो वो बेरोजगार हो जाएगा और उसका भविष्य, उसके परिवार का भविष्य
आज टोटल अंधकार की तरफ चला जाएगा। ये सबसे बड़ी अहम भूमिका जो है सरकार की होनी चाहिए। सत्ता में रहते हुए बेरोजगारी जो बढ़ रही है, इसके सबकी जिम्मेदार जो सरकार है। आज जो है दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। यही गैस सिलेंडर जब 300 रुपये का था, आज वही गैस सिलेंडर हमें 1100-1200 में दिया जा रहा है। यही 60 रुपये लीटर पेट्रोल का दाम था, आज हमें 100 रुपये, 120 और 110 रुपये लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। पेट्रोल से नहीं चलता है, वो साइकिल से चलता है, पैदल चलता है। क्या चीज़? उसको क्या पता है? क्या चीज़? फिर से कहिए। गरीब साइकिल से चलता है, हाँ, पैदल चलता है। हाँ, उसको पेट्रोल की कहाँ जरूरत है? ठीक है, गरीब साइकिल से नहीं चलता है, पैदल चलता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने के बाद उसको भी एक दिन मोटरसाइकिल से भी चलना पड़ता है। और आज बात करिए, मैं यह कह रहा हूँ कि ये पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है। डीजल का दाम बढ़ रहा है, किसान भी तो उससे त्रस्त है। किसान भी तो त्रस्त है। किसान की भी आवश्यकता के अनुसार आपने बीज और खाद नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, उपलब्ध भी करा रहे हैं, इतना महंगा। पहले यही यूरिया जो है 50 किलो जब आता था, आज 5 किलो कटौती की, इसके बाद आज वही बोरी जो है 40 रुपये का एक बोरी आ रही है। ये महंगाई दिन पर दिन बढ़ कैसे रही है? इसकी जिम्मेदार कौन है? वर्तमान में जो शासन और सत्ता में बैठे ये जिम्मेदार हैं। ये मुद्दे की बात न करने के बाद, मंच पर आने के बाद और धर्म की बात करते हैं और ध्रुवीकरण की बात करते हैं, जनता के बीच में नफरत पैदा करते हैं, झूठ बोलने की बात करते हैं। इसकी जिम्मेदार कौन है? जब ये देश का क्या चुनावी चंदा भी महंगाई का कारण है? बिल्कुल क्यों नहीं है। तो इस पर चुनावी इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात, इसको जानती है? इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर चंदा नहीं लिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर इन्होंने चंदा लेकर धंधा दिया, ये बात नहीं आई सामने, प्रकाश में आई है। माननीय उच्चतम न्यायालय की देन थी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जो है प्रतिबंध लगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है पर्दाफाश हुआ। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा कौन सी पार्टी ली है, इसका पूरा भारत देश जानता है। आपको पता है इस देश का रुपया बांग्लादेश से भी कम है? मुझे सब जानकारी है, देश भी जान रहा है, जनता भी जान रहा है कि इस समय कितना जो है अर्थव्यवस्था हमारे देश की सुदृढ़ है, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो रही है, ये सब जान रहे हैं। इन्होंने कहा था कि मैंने जो है काला धन विदेश से लाएंगे, आज तक काला धन विदेश से नहीं आया। हमारी जनता तो 5 किलो राशन देख रही है। 5 किलो राशन देख रहे हैं, लेकिन भविष्य कहाँ जा रहा है इस पर आप सोचिए। उसको कौन समझाएगा? उसको समझाने की लायबिलिटी, जिम्मेदारी जो है, जो धोखा दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है। किसने धोखा दे रहा है, किसने जो है राशन की बात कर रहा है, लिखे कि नहीं है? पढ़े लिखे की भी है जिम्मेदारी। ये लोग समझा रहे हैं, कह भी रहे हैं। ठीक सर आप बताएं। नहीं आप बताएं, कंक्लूड करें। बताएं। मैं बरसातु राम सरोज, एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर। कुछ प्रश्न करिए। तो देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात आपने कहा कि जनता लड़ रही है या नेता लड़ रहा है, आपको मैं बता दूं कि 2024 का चुनाव नेता नहीं जनता लड़ रही है। जनता क्यों लड़ रही है? उसकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यह वह उसको मोबाइल के न्यूज़पेपर वाले तो उनके चाटुकार हैं, वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो मोबाइल्स के माध्यम से, अन्य सूत्रों के माध्यम से उनको पता चल रहा है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। यही कोरोना का टीका के वैक्सीन पे इतना ज़्यादा चंदा ले लिया गया और ज़बरदस्ती हमारे इस देश के लोगों को लगवाकर उनकी हत्या की जा रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री को तो इसमें इनके ऊपर FIR करके इनको तो जेल भेज देना चाहिए नैतिकता के तहत। अगर ये टीकाकरण का जिम्मेदारी लेते हैं तो इस मौत की भी जिम्मेदारी इनको लेना चाहिए। और जहाँ तक बात है, अभी जनता को यह पता है कि बीफ में, ये तो उधर तो गौ माता की बात करते हैं, इधर बीफ पे भी इन्होंने बहुत अत्यधिक चंदा ले लिया है, यह सबको पता है। और आपको मैं बताऊं, हार्ट की दवा हो, लीवर की दवा हो, ब्रेन की दवा हो, इन सब पे बहुत ज़्यादा इन्होंने चंदा लिया है। और इन दवाओं को उनकी लेबोरेटरी में, उनके विज्ञान प्रयोगशाला में एक बार नहीं 7 बार उसको कैंसिल कर दिया गया है कि उपयोग लायक नहीं है। इसके बावजूद चंदा लेकर ज़बरदस्ती उसका सेवन कराया जा रहा है। यह जनता को नहीं पता है। जनता के साथ कोरोना
काल में आपने नहीं किया। एक प्रायोजित बीमारी तैयार की जाती है और हॉस्पिटल बंद करके जनता की हत्या कराई जाती है, जनता को मारा जाता है। इस तरीके के जो इन्होंने यह कोरोना की यह कोरोना काल में यह जो इंजेक्शन लगाया गया है, जो वैक्सीन लगवाई गई, 175 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन लगी है। और यह 175 करोड़ लोगों के साथ अगर कोई बात होती है तो इसके जिम्मेदार सीधे सीधे प्रधानमंत्री को लेना चाहिए नैतिकता के तहत। और इन्होंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें, इस सरकार के कार्यकाल में जेल में जाके आप सर्वेक्षण कर लीजिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को 95% जेल में केवल इस समाज के लोग भरे पड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, एक दिन न्यायालय में मैं NDPS में बहस करने के लिए खड़ा हुआ था। जितनी बेल वहां मैं खड़े होकर सुन रहा था, उस दिन मुझे मेरे आंखों में आंसू आ गया। केवल SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग केवल गांजा में फंसाए गए हैं और इनको ट्रोल किया जा रहा है, फर्जी कट्टे में, गांजा में, इन सब में फंसाकर इनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। यह सरकार जो है कि SC ST OBC के लिए मौत का कुआं है। अगर यह सरकार नहीं चली जाती है तो यह निश्चित है कि जिस संविधान के बदौलत आज मैं यहाँ हूँ और ये समाज जी रहा है, इस समाज की आत्मा है वह संविधान। और इनके सांसद कहते हैं, इनके प्रत्याशी कहते हैं कि मैं संविधान को ख़त्म कर दूंगा। वो जनता भूली नहीं है, वो जनता को भी पता है कि इस संविधान को कौन बचाएगा। आज 2024 में अगर संविधान को बचाना है तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट एक राय होकर केवल गठबंधन में मतदान करें। और गठबंधन ही केवल BJP, ये इंडिया गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन ही संविधान को बचा सकती है, अन्यथा कोई ताकत नहीं है बचाने के लिए। सभी लोग ये मन बना लिए हैं, जनता मन बना ली है कि इंडिया गठबंधन को जिताकर सरकार बनाएंगे और इस BJP को मैं भगाकर ही दम लूंगा। यह ठान चुकी है जनता मन बना लिया है कि ऐ संविधान बदलने वाले, मैं तुमको बदलने की मन बना लिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।